तो आज हम लंग्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो लंग्स के बारे में, लंग्स वॉल्यूम के बारे में क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, वो सब चीज़ हम देखेंगे आज। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है लंग वॉल्यूम। तो लंग वॉल्यूम में सबसे पहला हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि जो एयर जो लंग्स में आता है, जो एयर जो लंग्स में आता है वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहला एक पाथ होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। तो सबसे पहला होता है ट्रैकिया, फिर होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हो जाते हैं। वो आगे जाके फिर से डिवाइड होते हैं। कुछ इस तरह से, जो कि ये लंग्स होता है हमारा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एयर आता है वो कहाँ से आता है। सबसे पहला ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में आता है, जिसमें सबसे पहला होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर वहाँ से आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, वहाँ से आता है टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, उधर से आता है एल्वियोलर सैक, और आता है एल्वियोलस। तो ये लास्ट में कुछ पार्ट्स में आता है जो कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलस। तो इतना चीज हमें ध्यान में रखना है। इस हिसाब से हम लंग वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। तो लंग वॉल्यूम के बारे में देखने के लिए हमें एक चार्ट से हमें इसे सीखना पड़ेगा कि लंग वॉल्यूम कितना होता है, उसमें कौन कौन से टर्म का यूज होता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो एक ग्राफ, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके हिसाब से हम सीखेंगे। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे लंग वॉल्यूम डिनोट किया जाएगा। जो ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि इंस्पिरेशन, और नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सपीरेशन। तो रेस्पिरेशन, जैसे कि आदमी सांस लेता है तो इंस्पायर करता है, हवा अंदर की तरफ लेता है और हवा बाहर की तरफ छोड़ता है। तो कितना वॉल्यूम्स होते हैं उनका टर्मिनोलॉजी हम आज पढ़ेंगे। तो मार्किंग्स कर देते हैं। 0 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुछ इस तरह से ग्राफ में हम देखेंगे लंग्स के कैपेसिटी के बारे में, या फिर लंग के वॉल्यूम के बारे में। तो ये यहाँ पे हो गया 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर और 6 लीटर। टोटल लंग जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, वो होता है 6 लीटर्स। तो सबसे पहले हम जब भी सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपीरेशन करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जो इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपीरेशन करते हैं, वो कुछ अगर ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से बताया जाएगा।
तो जैसे कि हमने कहा कि ऊपर की तरफ यानी कि इंस्पिरेशन करेंगे तो ऊपर की तरफ डिनोट करेगा और एक्सपीरेशन करेंगे तो नीचे की तरफ डिनोट करेगा। तो एक नॉर्मल लंग कैपेसिटी में या फिर एक नॉर्मल जो आदमी है वो जितना रेस्पिरेशन लेते वक्त जितना सांस अंदर की तरफ लेता है और जितना सांस बाहर की तरफ छोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। यानी कि जो अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल ब्रीदिंग में लिया जाता है और छोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है अराउंड 500 ml। कितना होता है, 500 ml। इसके बाद अगर हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते लेते अगर हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है कि यहाँ से होने के बाद कुछ ऐसे जाता है और फिर वो नीचे की तरफ आता है। तो जो ये कैपेसिटी था जितने में नॉर्मल रेस्पिरेशन या फिर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा अगर हम डीप इंस्पिरेशन लेते हैं तो नॉर्मल इंस्पिरेशन से जितना ज्यादा हम इंस्पिरेशन लेंगे उसे हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, जो कि होता है अराउंड 3000 ml या फिर हम कहेंगे 3 लीटर। उसके अलावा अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपीरेशन होने के बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद अगर हम फोर्सफुली कुछ एक्सपीरेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें देखने मिलता है। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन और अगर फोर्सफुली हम एक्सपायर करते हैं एयर तो हम उसे कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है अराउंड 1000 ml। कितना होता है, अराउंड 1000 ml। तो इसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और पूरा एयर एक्सपेल करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो होता है वो लंग्स में होता है जिसे हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो होता है अराउंड 1500 ml या फिर हम कह सकते हैं 1.5 लीटर्स। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल अमाउंट में हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसमें 500 ml ऑफ एयर जो होता है वो इंस्पिरेशन लेते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा अगर हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो जितना अमाउंट का एयर हम लेते हैं पूरा लंग्स भर जाए उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 3000 ml। नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद टाइडल वॉल्यूम में जितना एयर होता है उतना एक्सपीरेशन करने के बाद अगर हम फोर्सफुली एयर को और एक्सपायर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 1000 ml। और फोर्सफुली एक्सपीरेशन करने के बाद भी जितना अमाउंट ऑफ एयर बचा होता है लंग्स में उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो होता है 1500 ml। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हमें देखने को मिलता है जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब नॉर्मल यहाँ से, मतलब जहां से इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है वहां से लेके मैक्सिमम कितना ब्रीथ कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है 3500 ml या फिर हम कह सकते हैं 3.5 लीटर। दूसरा चीज विडाल कैपेसिटी।
क्या होता है, विटाल कैपेसिटी। तो विटाल कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो नॉर्मली विटाल कैपेसिटी हम उसे कहेंगे कि जिसमें हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन और फोर्सफुली एक्सपीरेशन दोनों चीज हम कर सके, उसे हम कहते हैं विटाल कैपेसिटी। तो विटाल कैपेसिटी क्या होता है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 3000 ml प्लस 500 ml प्लस 1000 ml। तो ये होता है अराउंड 4.5 लीटर्स। इसे हम कहते हैं विटाल कैपेसिटी। और टोटल, इसके बाद लास्ट जो चीज आता है उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएगा, तो टोटल लंग कैपेसिटी में आएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा पूरा मिला के 6 लीटर। तो जो टोटल कैपेसिटी होता है लंग का वो होता है 6 लीटर। नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन करते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है अराउंड 500 ml। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी अगर हम डीप इंस्पिरेशन में जितना ब्रेथ ले जितना हम वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है 3000 ml। नॉर्मल एक्सपीरेशन होने के बाद भी अगर हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है 1000 ml। एक्सपीरेशन करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में बचा होता है उसे हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके अलावा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है जो कि एड अप होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और टाइडल वॉल्यूम का। विटाल कैपेसिटी होता है, विटाल कैपेसिटी मतलब कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी सारा एड अप होके 6 लीटर्स होता है। तो ये सारी चीज हमें या फिर ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होना जरूरी है। और एक चीज कि अगर हम लंग वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक और चीज है जिसे हम कहते हैं FEV1, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो जैसे कि हमने डीप इंस्पिरेशन लिया है, यहां से हमने इंस्पिरेशन लेना चालू किया तो डीप इंस्पिरेशन लिया है। डीप इंस्पिरेशन के बाद इंस्पिरेशन होने के बाद एक्सपीरेशन जब स्टार्ट होता है तब फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना एयर हम एक्सपेल आउट करते हैं उसे हम डिनोट किया जाता है FEV1 से, यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद, इंस्पिरेशन होने के बाद एक्सपीरेशन स्टार्ट होते ही फर्स्ट सेकेंड में या फिर 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपायर करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अभी ये चीज अगर हम ग्राफ के बारे में या फिर हम एल्वियोलाई के थ्रू से समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, तो वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा एक एल्वियोलाई लेते हैं हम, ये एक एल्वियोलाई है, ये एक नॉर्मल एल्वियोलाई है। तो जब भी इंस्पिरेशन करते हैं हम तो क्या होता है कि ये एल्वियोलाई का साइज जो है वो बढ़ता है, और जब एक्सपायर करते हैं तो ये एल्वियोलाई कैसा होता है, नॉर्मल जगह पे आ जाता है। हाँ, तो ये जो वॉल्यूम होता है इसका, ये जो वॉल्यूम होता है इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहेंगे, इतना जो वॉल्यूम रहेगा, यानी कि ऐसा काफी सारे एल्वियोलाई होते हैं वो एक साथ एयर लेते हैं और एक साथ छोड़ते हैं, तो क्या होता है ये जो वॉल्यूम होता है इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। दूसरा चीज, इतना वॉल्यूम लेने के बाद भी अगर हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं तो कुछ और अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
इसके बाद जब हम एक्सपेल करते हैं, एक्सपेल करने के बाद कुछ ये ब्लू लाइन तक एल्वियोलाई होना चाहिए, लेकिन कुछ और अमाउंट एक्सपायर करते हैं हम, तो ये जो अंदर का पार्ट होता है इसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसके बीच में जो ये स्पेस होता है जहां का एयर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट ही होता है, उसे हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, उसे हम क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। और जो एल्वियोलाई के पास आता है, ये जगह पे कुछ जगह प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे डेड स्पेस। इसका कोई भी एयर जो होता है वो एक्सचेंज के लिए काम में नहीं आता। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो नॉर्मल एल्वियोलाई जब वो एक्सपांड होता है, रिलैक्स होता है, एक्सपांड होता है, रिलैक्स होता है, तो वो जो चीज होता है उसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से जितना इंस्पायर हो गया है उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर होगा या डीप इंस्पिरेशन लेंगे तो बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर पूरी कॉन्ट्रैक्ट जो एल्वियोलाई है वो पूरी तरह से एयर निकालने के बाद अगर फिर और एक्सपीरेशन, फोर्सफुली एक्सपीरेशन किया हो, तो वो कुछ और एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट में एयर बचा होता है तो हम लोग उसे कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। और जो स्पेस जहाँ पे एयर एक्सचेंज नहीं किया जाता उसे हम क्या कहेंगे, डेड स्पेस। तो ये सब चीज लंग वॉल्यूम के बारे में पता होना जरूरी है। एक तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ये सब चीज अगर पता है तो इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज किसे कहेंगे और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज किसे कहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या है रेस्ट्रिक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन लंग डिजीज क्या होता है, तो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो। अगर कोई भी एयर फ्लो होता है उसके लिए रेजिस्टेंस अगर क्रिएट कर जाता है कॉज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन एट एनी पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, इंक्रीज इन resistance of air flow caused by partial or complete obstruction at any point। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ये एक एल्वियोलाई है, अगर एल्वियोलाई में एल्वियोलाई का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अच्छे से हो रहा है, मतलब यहाँ का जो पैरेन्काइमल सेल्स है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन इसका जो स्पेस है जहां से एयर आता है वहां पे किसी चीज का ऑब्स्ट्रक्शन होना, वहां पे किसी चीज का क्लॉट या फैट डिपॉजिट हो जाना, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो एयर को आने से और जाने से रोकेगा या फिर कम करेगा।
तो ये कंडीशन, अगर ऐसा कोई कंडीशन देखने मिलता है किसी भी डिजीज में, तो हम उसे कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। नॉर्मल पेरेन्काइमा जो है लंग्स का वो ठीक है, लेकिन जो पाथ है वहां से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो आएगा वो बहुत अच्छे से नहीं आ पाता, बहुत कम अमाउंट में आ पाता है, तो हम उसे कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। यानी कि इंक्रीज इन दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है, रुकावट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा किसका? एयर फ्लो का, बाय पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे ऐसा हमें फैट डिपोजिशन, क्लॉट डिपोजिशन ये देखने को मिल सकता है। दूसरा रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगा। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज यानी कि रिड्यूस्ड एक्सपांशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, रिड्यूस expansion of lung parenchyma, decrease lung capacity, decrease lung capacity। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे पेरेन्काइमा तो अच्छा था, लेकिन जो पाथ था वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज देखने मिलता है। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, तो ये जो पेरेन्काइमा होते हैं, ये जो एल्वियोलाई है वो कुछ इस तरह होने के बदले इसके जो पेरेन्काइमल सेल्स है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आने की वजह से ये एक्सपांशन जो है, ये जो एक्सपांशन है वो ठीक से नहीं कर पाते, और इस वजह से लंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। और ऐसा अगर कंडीशन किसी डिजीज में देखने मिलता है तो उसे क्लासिफाई किया जाता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, यानी कि रिड्यूस्ड एक्सपांशन। ये एयर फ्लो आएगा अच्छे से, जितने में एयर फ्लो चाहिए उतना आएगा, लेकिन पेरेन्काइमा सेल्स डैमेज होने की वजह से वो ठीक से एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। तो रिड्यूस्ड एक्सपांशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, और उसकी वजह से क्या होगा? लंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा। तो ये हमें देखा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसको अगर हम टर्म में जानेंगे तो कैसे हम डायग्नोस कर पाएंगे? तो जैसे हम पीएफटी करते हैं, पीएफटी में दो वैल्यूज होते हैं, एक तो FeV1 जो कि मैंने अभी बताया, और एक होता है FVC, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, और ये हो गया विटाल कैपेसिटी। तो ये चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल एक इंडिविजुअल है जो डीप इंस्पिरेशन लेता है, डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद जब वो एयर को एक्सपायर करेगा या फिर एयर को बाहर रिमूव करेगा, तो अच्छे अमाउंट में एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। अगर नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं कि 3.5 लीटर्स जो एयर है वो किसी नॉर्मल इंडिविजुअल ने इनहेल किया है, हाँ इनहेल किया है, तो फर्स्ट 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के अंदर इसका अराउंड 70 to 80%, यानी कि देखेंगे तो अराउंड 2.5 से लेके 3 लीटर्स तक का जो एयर होता है वो एक्सपायर किया जाता है, हाँ, या फिर एक्सपीरेशन किया जाता है 2.5 से लेके 3 लीटर जितना एयर का। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज अगर हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक्सपांशन जो होता है, सबसे पहले तो इंस्पिरेशन जो होता है वो कैसा होता है? इंस्पिरेशन एक टाइप का पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें कुछ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन एक्सपीरेशन अगर हम करते हैं तो वो कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इंस्पिरेशन के वक्त जब एल्वियोला एक्सपांड हो जाता है, फुल्ली एक्सपांड होने के बाद फर्स्ट सेकंड में पूरी तरह से एयर इंस्पायर हो गया है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है? काफी कम अमाउंट में एयर जो है वो बाहर की तरफ जा पाता है फर्स्ट सेकंड में। तो जो FeV1 होता है वो डिक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। और जो विटाल कैपेसिटी होता है
लंग का जो विटाल कैपेसिटी होता है वो भी कुछ अमाउंट में डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि अगर हम इसका रेशियो देखेंगे FeV1 अपॉन FVC का, तो वो कम आएगा, डिक्रीज आएगा। तो वो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। वैसे ही अगर हम रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में देखेंगे FeV1 अपॉन FVC, तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सपांड ही ठीक से नहीं हो रहा है, तो FeV1 जो फर्स्ट 1 सेकेंड में जो एयर एक्सपायर होगा वो तो बहुत कम अमाउंट में होगा क्योंकि ये ठीक से एक्सपांड ही नहीं हुआ है। लेकिन जो विटाल कैपेसिटी होता है ये ठीक से एक्सपांड ही नहीं होगा, तो विटाल कैपेसिटी क्या होगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से क्या होगा, FeV1 अपॉन FVC का वैल्यू जो होगा वो नॉर्मल या फिर नॉर्मल से ज्यादा आएगा, नॉर्मल से ज्यादा आएगा। तो नॉर्मली FeV1 अपॉन FVC का जो वैल्यू होता है वो अराउंड 70 to 80% ऐसा आता है वैल्यू में। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगा तो FeV1 अपॉन FVC का वैल्यू कम आएगा 70% से, और FeV1 अपॉन FVC रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में नॉर्मल या फिर नॉर्मल से ज्यादा ही आएगा। तो इसमें एग्जांपल्स क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, एम्फाइसीमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस, और अस्थमा। एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस और अस्थमा। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, तो इसमें आएगा लंग चेस्ट वॉल डिसऑर्डर, चेस्ट वॉल डिसऑर्डर, और दूसरा आएगा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो चेस्ट वॉल डिसऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ओबेसिटी की वजह से, डिजीज ऑफ प्लूरा, प्लूरा में कोई इंफेक्शन की वजह से, न्यूरो मस्क्यूलर डिजीज जैसे कि हमें देखने मिलता है ग्यूलेन-बार सिंड्रोम में। तो ये सब चीज हमें देखने मिलता है। इस सब चीजों के बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज यानी कि इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ एयर फ्लो कॉज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नॉर्मली ये प्रॉक्सिमल पार्ट में ही देखने मिलता है, डिस्टल पार्ट में ज्यादा देखने नहीं मिलता है। दूसरा FeV1 अपॉन FVC का जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये सब चीज हमें देखने मिलता है एम्फाइसीमा में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस और अस्थमा में। दूसरा रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज, रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज यानी कि रिड्यूस्ड एक्सपांशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा एंड डिक्रीज लंग कैपेसिटी। तो लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है और एक्सपांशन ठीक से नहीं होता। ये नॉर्मली हमें डिस्टल पार्ट में देखने मिलता है, यानी कि एल्वियोलस वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें FeV1 अपॉन FVC का रेशियो है वो नॉर्मल या फिर ज्यादा ही होता है। और एग्जांपल में आएगा चेस्ट वॉल डिसऑर्डर जो देखने मिलेगा ओबेसिटी में, प्लूरा का कोई डिजीज होगा उसमें, और ग्यूलेन-बार सिंड्रोम में। और दूसरा है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में भी हमें ऐसा रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज देखने को मिलता है।